बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा से शरीफ खानदान जजों को रिश्वतें देता आया है। एक पूरा नेक्सस है जो सामने आ चुका है। ये खबर आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। ये खबर पढ़ते हैं, फिर आपको इनके नेक्सस के बारे में बताता हूँ। खबर ये कहती है कि निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का तोशा खाना केस के जज की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी जारी करने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने 12 अप्रैल 2023 को जज की गैर कानूनी सोसाइटी सी पैक रेजिडेंशिया को सोशल मीडिया पर ऐलान करके एनओसी जारी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस सुनने वाले जज हुमायूं दिलावर साबिक सुप्रीम कोर्ट जज दोस्त मोहम्मद के दामाद और भतीजे हैं। दोस्त मोहम्मद का नाम निगरान वजीर आला के जेयूआई के रहनुमा अकरम दुरानी ने दिया। हुमायूं दिलावर और इनके वालिद दिलावर खान प्रॉपर्टी के कारोबार से भी मुंसलिक हैं और शाबरी भर्त लकी रोड बन्नू में इनकी सोसाइटी सी पैक रेजिडेंशिया के नाम से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जज हुमायूं दिलावर और इसके वालिद दिलावर खान की सोसाइटी को गैर कानूनी करार देकर इसको एनओसी जारी नहीं किया गया, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तोड़ने के सिर्फ कुछ महीने बाद इस हाउसिंग सोसाइटी को अचानक एनओसी जारी कर दिया गया और बन्नू के डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी की खुशखबरी जज हुमायूं दिलावर और इसके वालिद दिलावर खान को बजरिया सोशल मीडिया पोस्ट दी। यह पोस्ट 12 अप्रैल 2023 को की गई। जज हुमायूं दिलावर और इनके वालिद साहब दिलावर खान की गैर कानूनी सोसाइटी को एनओसी जारी होना और इसके बाद जज हुमायूं दिलावर का चेयरमैन पीटीआई के तोशा खाना केस में जज लगना और इनकी पेशियों पर इनका बर्ताव और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इनकी नफरत ने अवामुन नास में बहुत से सवाल उठा दिए हैं और ये सवाल खसूसन इंसाफ की शफाफियत पर उठते हैं। इंसाफ के निज़ाम पर जिसका नंबर पहले ही दुनिया के 139 मुल्कों में 132वां है, ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। ये नाजरीन जज इसकी हकीकत तो आपको पता है कि ये इमरान खान के खिलाफ कैसी पोस्टें करता रहा है और ये आपको पहले भी दिखा चुका हूं और कई लोग आपको ये दिखा चुके हैं। अब जरा आपको बताता हूं कि ये नेक्सस कैसे है। देखें, शरीफ खानदान जजों को नवाज के अपने हक में फैसले करवाता है और ये एक तारीख है। किसी जज को सदर बना देता है। एजाज हसन ने बड़ा राइटली पुट किया था कि ये वादे करते हैं कि तुम्हें सेनेटर बना देंगे, किसी जज को कहते हैं तुम्हें सदर बना देंगे, किसी को कहते हैं तुम्हें कोई खास ओहदा दे दिया जाएगा। हर किसी को नवाजते हैं, उनके हाजिर सर्विस होते हुए भी और सर्विस के बाद भी नवाजिशों का सिलसिला जारी रहता है। इस तरह इमरान खान के तोशा खाना केस को पर लगे हुए हैं और आने वाले चंद दिनों में इसका फैसला मुतवक्के है और मुतवक्के फैसला सबको पता है कि क्या है, जो ऑलरेडी बाय द वे मुबैना तौर पे लिख के जज को दे दिया गया है। जज सिर्फ कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके वो लिखा हुआ फैसला सामने रख देगा, जैसे पहले इसने किया था कि 15 मिनट के अंदर 18 सफात का तफसीली फैसला लाके सामने रख दिया था। अब भी ऐसा ही होगा कि केस का फैसला क्योंकि लिखा हुआ इसको बता दिया गया है, कार्रवाई भी उसी के मुताबिक चल रही है और फैसला लिखा हुआ ये सुना देगा। तो ये नेक्सस है इनका। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ डिक्लेयर भी किए, उस पर टैक्स भी दिया, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ हों, कलसूम नवाज हों, मरियम नवाज हों, जरदारी हों, उससे पहले बेनजीर हो, इनमें से किसी ने कभी तोशा खाना के तहाइफ को अपने एहसासों में डिक्लेयर तक नहीं किया। किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है कि कभी भी किसी ने तोशा खाना से कोई तोहफा लिया हो और वो डिक्लेयर किया हो। क्या आपको पता है कि जो शायद खकान अब्बासी या उनकी अहलिया लेकर गई थी तोहफे, ये पहली बार हमें तब पता चले जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तमाम तोशा खाना की तफसीलात रखी जाएं, वरना उनके एफबीआर के रिकॉर्ड में ये होता कि उन्हें ये तोहफे मिले नहीं था। किसी ने इस पर कभी टैक्स अदा नहीं किया। जिस बंदे ने किया है उस पर केस क्या बना दिया है, नंबर 1 कि आपने ज्वेलरी के खाने में डिक्लेयर करने के बजाय घरेलू अशिया और फर्नीचर के खाने में डिक्लेयर कर दिया है, और नंबर 2 ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने इनकी कीमत तोशा खाना से लोगों से मिली भगत करके कम लगवाई है ताकि आपको कम पैसा पे करना पड़े। मैं हैरान होता हूं, कीमत कम लगवाने का इमरान खान को कैसे फायदा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। बिलफर्ज इमरान खान ने 1 लाख रुपए घड़ी की कीमत लगवाई है, 20% अदा किया, जो 20,000 है, 80,000 इमरान खान के पास आ गया। उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स अगर 20% है तो 20,000 वो अदा कर दिया,
پیچھے 60,000 عمران خان کو پروفٹ ہو گیا. یہی بات ہے. اگر یہی گھڑی اصل میں 1 کروڑ کی تھی, عمران خان 20 لاکھ ادا کرتے, 20 لاکھ ٹیکس ادا کرتے, 60 لاکھ کا ان کو فائدہ ہوتا. تو کم قیمت لگوانے کا عمران خان کو کیسے فائدہ ہے, ذرا مجھے کوئی بتا دے. جتنی مہنگی قیمت لگوائے گا عمران خان اتنا اس کو فائدہ ہے, اگر اس نے یہاں سے کمیشن کمانا ہے تو. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ جی کم قیمت لگوا دی. لیکن یہی کیس ہے کہ ایک صحیح کھانے میں نہیں ڈالا اور ایک کہہ رہی تم نے قیمت کم لگوا دی ہے. بھائی توشہ خانہ کے وہی افسران تب بھی تھے اب بھی ہیں, ان سے پوچھو کہ انہوں نے قیمت کیوں کم لگائی ہے, اور اگر انہوں نے کسی سے ملی بھگت کر کے لگائی ہے تو ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. اچھا ان کو کہا جا رہا ہے آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, مطلب جھوٹی گواہی دے دیں کہ ہاں جی انہوں نے کم لگوائی تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وزیر اعظم ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کرتا. یہ تحفے ملتے ہیں ملٹری سیکٹری کو جو ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے حاضر سروس, وہ توشہ خانہ میں جمع کراتا ہے. وہاں سے یعنی یہ وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اسے کیا تحفے ملے ہیں. یہ تحفے حوالے ہوتے ہیں ملٹری سیکٹری کے, وہ آتا ہے پاکستان واپس اسٹریٹ وے توشہ خانہ میں ڈال دیتا ہے. وہاں سے قیمت لگ کے آتی ہے کہ جتنے کے آپ کو لیٹر آتا ہے کہ جی آپ نے یہ لینے ہیں تو یہ قیمت ہے, اتنی آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اگر آپ لیتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو 1 سال بعد وہ آکشن میں یعنی بڈ کر کے بیچ دیے جاتے ہیں. وہ پھر کوئی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی ہو یا جو بھی, اس نے 1 سال کے اندر بک جانا ہوتا ہے, رکتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ بیچ دی بڑا غلطی, اس میں بکنا ہی بکنا تھا. یہ سارا کیس ہے. لیکن اس میں اس جج کو نوازشات کر کے اور اس سے آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہانی ہے. یہ دیکھیں ذرا امپورٹڈ جوکروں کی حکومت. ناظرین بجلی کی قیمت 7 روپے 50 پیسے بڑھ گئی ہے. جو منیمم ٹیرف یعنی 300 یونٹ سے بیچارے کم بھی استعمال کرتے تھے ان کی بھی 5 روپیہ فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. عمران خان کے دور میں جو بجلی 12 روپے یونٹ تھی وہ بجلی اب 42 روپے یونٹ ہو جائے گی. یعنی آپ کی چیخیں اتنی بلند ہونے جا رہی ہیں کہ آپ کے آنسو پہنچنے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ صورتحال یہاں پہنچی کیسے ہے؟ تو ناظرین آپ نے شکریہ نواز شریف ضرور کہنا ہے. 2013 سے 18 کے درمیان جو حکومت تھی اس میں سولر, پانی یا نیوکلیر سے بجلی بنانے کے بجائے نواز شریف نے چین سے کہا کہ مجھے جلدی سے جلدی امپورٹڈ فیول پہ بجلی کے کارخانے لگا کے دو, کیونکہ میں نے یہ کریڈٹ لینا ہے کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیا پاکستان سے, تاکہ میں اگلا الیکشن جیت سکوں. اس جلد بازی میں امپورٹڈ فیول کے پلانٹ لگے گئے جن کی کیپیسٹی پیمنٹ یعنی بجلی بنے نہ بنے, ہم استعمال کریں نہ کریں, ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ یعنی کرایہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. یہ کرایہ اب ہزاروں ارب پہ پہنچ چکا ہے سالانہ, اور اس کرائے کی قیمت یہ اب آپ سے وصول کر رہے ہیں. بجلی بنانے کی یہ کاسٹ نہیں ہے, یہ اس کرائے کی کاسٹ ہے. اور پھر ذرا امپورٹڈ فیول سے مہنگی بھی بنتی ہے, نیوکلیر سے سستی ترین بنتی ہے, پانی سے سستی بنتی ہے, سولر سے سستی بنتی ہے, لیکن یہ مہنگی بھی ہے بجلی, اور اس میں کرایہ بھی ہے بجلی گھروں کا. معیشت آپ مائنس پہ چلا رہے ہیں, اور ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے کہ 5 سے 10% ہر سال آپ بڑھاتے جائیں گے کنزمپشن. کیپیسٹی ہے بجلی ڈیلیور کرنے کی, جو لائنز ہیں آپ کی وہ 25,000 سے اوپر ڈیلیور نہیں کر سکتی. آپ 40,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں تو آپ 15,000 کم از کم بھی کرایہ ادا کر رہے ہیں میگا واٹ کا, اور سردیوں میں یہ کرایہ 30,000 میگا واٹ بن جاتا ہے, کیونکہ 10 سے 12,000 میگا واٹ استعمال ہوتی ہے سردیوں میں ٹوٹل ہماری. یہ تھی وہ کارکردگی جس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ معاہدے ایسے ہیں کہ اگلے 5, 7 یا 10 سال تک بھی جو بھی بجلی کی قیمت بڑھے گی ذمہ دار ایک شخص ہوگا, میاں محمد نواز شریف, ہی یاد رکھیے گا. میڈیا ناظرین پہلے ہی میڈیا کا گلا دبا دیا گیا ہے. میڈیا اس ٹائم وینٹیلیٹر پر ہے. میڈیا کے سیٹوں نے جن کی اصل میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جیولری کے کاروبار ہیں, اور باقی مختلف کاروبار جو ان کے ہیں ان میں انہوں نے ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں. میڈیا صرف منی لانڈرنگ کے بطور ایک میڈیم کے استعمال ہوتا ہے, ورنہ میڈیا کا اور کوئی کام نہیں ہے. اپنا کالا پیسہ میڈیا کے ذریعے سفید کیا جاتا ہے, بس میڈیا کا یہ کام ہے. تو سیٹوں نے ڈیل کر لی ہے, انہیں کیا لگے. ایک سیٹ نے تو ایک دفعہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ میرا کاروبار ہے, میں صافت شافت نہیں جانتا, میں اپنا کاروباری نقصان نہیں کروں گا. تو میڈیا کے چند سیٹوں نے مل کے یہ ڈیل کر لی ہے کہ اب میڈیا کا گلا قانونی طور پہ گھونٹا جائے گا. پہلے تو یہ تھا نا فون کالز وغیرہ آگے زبردستی بند کروا لیا, یہ وہ پیمرا سے لگوا لیا. اب قانونی طور پہ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سی خبر سچی ہے اور کون سی جھوٹی, اور جس کو حکومت جھوٹا قرار دے گی اس پہ 1 کروڑ روپے سے جرمانہ ہوگا, اور مزید کیا کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی کوئی جرت نہ کرے
हकायक बताने की कि किस तरह बिजली महंगी कर दी है, किस तरह गैस में तबाही निकाल दी है, किस तरह हमारे टर्मिनल्स, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी हर चीज गिरवी रखवाई जा रही है, दूसरे मुल्कों के हवाले की जा रही है चंद टकों के लिए। पूरा पाकिस्तान गिरवी रखवाया जा रहा है। अमरीकी कोई वफ्द आया हुआ है, खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं जब तक कंफर्म ना हो कोई बात नहीं करता। पता नहीं कोई अड्डों की निगोसिएशन है या नहीं है, कोई इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। कहते हैं कोई इंसानी हकूक का भी वो जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल ये बाद में कहानी पूरी सामने आएगी कि असल खेल क्या चल रहा है, क्योंकि उस वक्त भी अमरीकी एक स्पेशल नुमाइंदा पाकिस्तान था जिस दौरान ये अदम एतमाद का वोट हुआ था। तो जब भी ये आते हैं कुछ गड़बड़ हो रही होती है बड़ी पाकिस्तान में, देखना ये है कि क्या होगी। लेकिन मीडिया का गला घोंट दिया गया है, तो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाएगा और उसकी मेरे ख्याल में फातिहा पढ़ दी गई है, क्योंकि इतनी पाबंदियों के बाद मीडिया का मकसद फोत हो जाता है। तो ये एक खतरनाक कानून है। और मैं फिर एंड में दोबारा कहूंगा कि इमरान खान साहब को मेरी बात तो अच्छी नहीं लगती, दो मशवरे देना चाहता हूं। पहला तो ये है कि आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच देना पड़ेगा अगर आपको अल्लाह दोबारा इक़्तिदार देते हैं। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां लिख दें अगर आपको इतनी अक्सरियत मिलती है, या आर्टिकल 19 के नीचे जो कानून साजी है वो ऐसी कर दें कि ऐसा ही हो जाए लिटरली कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हुकूमत पे तनकीद हो, इदारों पे हो, अदलिया पे हो, इसके लिए आप एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दें। हाँ, रियासत पाकिस्तान बतौर पाकिस्तान रियासत के कोई इसको तोड़ने की बात ना करे और ये वाजे कर दें कवानीन में, लिख दें कि ये चीज़ों की ममानियत है। मजहब के हवाले से कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो लाइन्स हैं जो नहीं क्रॉस हो सकती। उसके अलावा हुकूमत पे, जुडिशरी पे और बाकी इदारों पे, ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद को एब्सोल्यूट कर दें। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसके बगैर कोई हल नहीं है। और एक और मशवरा है कि जहां ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ जेल में डालना है बल्कि इनकम्युनिकाडो करना है, यानी उनका किसी से रब्ता ना हो, वो कोई पैगाम, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज ना भेज सकें और फिर अवाम को मायूस कर दिया जाए। आप अभी से कम 60 से 70 छोटे छोटे एक एक मिनट के क्लिप रिकॉर्ड कर जाएं। इसका मेन नुक्ता ये हो कि ना मैं झुका हूं, ना मैं डरा हूं, ना मैं बिका हूं, ना मैं भागूंगा। मैं डट के खड़ा हूं जेल में, आपने भी डट के खड़े होना है। और जिस दौरान ये आपको जेल में डालें, हर रोज टिकटॉक पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपका एक नया मैसेज अपलोड होना चाहिए। या आपको अगर जेल में रखेंगे भी तो 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, बहुत ज्यादा भी कर लिया तो, क्योंकि इलेक्शन आ जाएंगे, लोगों को मोटिवेटेड रखा गया, जीत जाना है आपकी पार्टी ने। इनका बाप भी आपको रिलीज करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे ये फिर। तो ये मशवरे पे लाजमी अमल कीजिएगा। अपने बहुत सारे बयानात रिकॉर्ड करवा दें जिस हर वीडियो के, और ये बड़ा जबरदस्त मशवरा अकबर साहब है, उनका अकाउंट है ट्विटर पे, उन्होंने दिया है कि आपके हर मैसेज का आगाज ऐसे होना चाहिए कि अगर आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे जेल में डाल दिया गया है गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर, जंगल के कानून को बनाकर। और फिर आगे वही मैसेज जो मैंने आपको बताया वो दें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम बहुत ठंडी है, इसको मोटिवेटेड रखना पड़ता है, इनके खून को गरमा के रखना पड़ता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।